नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक भाषा की, राजस्थानी की। इन नोट्स की मदद से चलिए इसके शानदार इतिहास और इसकी अनूठी बनावट को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, ये सफर एक तरह की भाषाई जासूसी कहानी जैसा होगा। हम राजस्थानी की जड़ों को खोजेंगे, इसके प्राचीन पूर्वजों तक पहुंचेंगे। तो चलिए, कहानी की पहली कड़ी से ही शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है भाषा के परिवार के बिल्कुल शुरुआती जड़ों से। ये समझने के लिए कि राजस्थानी आखिर आई कहाँ से, हमें इस समय में काफी पीछे जाना होगा। अच्छा, तो राजस्थानी का जो पूरा वंश वृक्ष है वो काफी गहरा है। इसकी शुरुआत होती है आर्य भाषा से, जिससे वैदिक संस्कृत बनी, और फिर शौरसेनी प्राकृत। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। शौरसेनी प्राकृत से निकले अपभ्रंश, मतलब भाषा के बदले हुए रूप। इनमें से एक थी गुर्जरी अपभ्रंश, जिससे राजस्थानी का जन्म हुआ, और दूसरी थी नागर अपभ्रंश, जिससे हिंदी विकसित हुई। तो सवाल ये है कि इन प्राचीन जड़ों से निकलकर राजस्थानी एक अलग, अपनी पहचान वाली भाषा के तौर पर कब और कैसे सामने आई। चलिए इतिहास के उस खास मोड़ पर चलते हैं। तो वो कौन सा दौर था जब राजस्थानी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई? देखिए, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि वो समय था 12वीं शताब्दी का। सदियों के विकास के बाद आखिरकार एक नई भाषा अपने पूरे वजूद में आ चुकी थी। और हाँ, ये कोई एक दो लोगों का मानना नहीं है। इस पर भाषा के बड़े बड़े विद्वानों में सहमति है। मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर माहेश्वरी और के.एम. मुंशी जैसे दिग्गजों ने इस बात की पुष्टि की है कि राजस्थानी की जड़ें सीधे सीधे गुर्जरी अपभ्रंश से जुड़ी हैं। यही बात इसे एक स्वतंत्र भाषाई पहचान देती है। अब इस भाषा के विकास में कुछ पड़ाव बहुत ही अहम रहे, जैसे कि 16वीं शताब्दी, जब राजस्थानी का स्वतंत्र काल शुरू हुआ। लेकिन जो इसका असली सुनहरा दौर था, वो था 1650 से 1850 के बीच का समय। ये वो 200 साल थे जब राजस्थानी साहित्य अपने चरम पर था। क्या आप जानते हैं कि शुरू शुरू में राजस्थानी को किस नाम से जाना जाता था? इसे कहते थे मरु भाषा। जी हाँ, अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी और कवि कुशल लाभ की रचना पिंगल शिरोमणि में भी इस भाषा का जिक्र मिलता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। चलिए, अब जरा राजस्थानी साहित्य की आत्मा में उतरते हैं। देखिए, राजस्थानी साहित्य की सबसे बड़ी पहचान है इसकी दो बहुत ही प्रसिद्ध और बिल्कुल अलग साहित्यिक शैलियां, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल और पिंगल में आखिर फर्क क्या है? समझिए, डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, जिसे ज्यादातर चारण कवियों ने इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ पिंगल पूर्वी राजस्थानी और ब्रज भाषा का एक तरह का मिश्रण है, जिसे भाट कवियों ने अपनाया। अब डिंगल के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। ये एकदम शुद्ध राजस्थानी है, जो आपको ज्यादातर गीतों के रूप में मिलेगी। और इसकी एक बहुत ही खास बात है, एक अनोखी काव्य तकनीक, जिसे वर्ण सगाई कहते हैं। इसमें होता यह है कि दोहे का पहला शब्द और आखिरी शब्द दोनों एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। है ना कमाल की चीज? डिंगल की साहित्यिक विरासत तो भाई बहुत ही शानदार है। एक तरफ पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्णन रुक्मणीरी जैसी भक्ति से भरी रचनाएं हैं, तो दूसरी तरफ वीर भाड़ की राजरूपक जैसी वीर गाथाएं भी हैं। और भला ढोला मारूरा दूहा की अमर प्रेम कहानी को कौन भूल सकता है? ये सब डिंगल साहित्य के वो हीरे हैं जो आज भी चमकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं पिंगल की। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, ये पूर्वी राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप है। ये साहित्य ज्यादातर छंदों और दोहों के रूप में मिलता है, और इस पर शौरसेनी अपभ्रंश का गहरा असर साफ दिखाई देता है। अगर हम पिंगल साहित्य के सबसे बड़े उदाहरणों की बात करें, तो चंद बरदाई का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और नल्ल सिंह की विजयपाल रासो का नाम सबसे पहले आता है। ये दोनों ही रचनाएं हिंदी और राजस्थानी साहित्य में एक बहुत ही ऊंचा मकाम रखती हैं। तो साहित्य के गौरवशाली अतीत से अब हम आते हैं आज के दौर में। अब हमारा ध्यान होगा राजस्थानी भाषा की भाषाई विविधता पर, मतलब आज ये भाषा किन किन रूपों में बोली जाती है। तो इस भाषाई विविधता को सबसे पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से किसने समझा और समझाया? ये श्रेय जाता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को। साल था 1912, जब उन्होंने अपनी किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहली बार राजस्थानी शब्द का इस्तेमाल किया और इसकी बोलियों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण भी पेश किया। गियर्सन ने राजस्थानी को 5 भौगोलिक हिस्सों में बांट दिया।
एक तरह से उन्होंने इसका एक भाषाई नक्शा ही बना दिया। पश्चिम में मारवाड़ी और मेवाड़ी का बोलबाला है, तो उत्तर पूर्व में मेवाती और अहीरवाटी की मिठास है। मध्य पूर्व में ढूंढानी और हाड़ौती सुनाई देती हैं, और फिर दक्षिण की तरफ भी इसकी अपनी खास बोलियां हैं। ये वर्गीकरण आज भी बहुत मायने रखता है। और आज के समय में इसकी विविधता कितनी है, ये आंकड़ा आपको सच में चौंका सकता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थानी की 71 अलग-अलग बोलियां दर्ज की गई हैं। सोचिए, 71। ये इस भाषा की जबरदस्त जीवंतता का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, एक और मजेदार बात है इसकी लिपि। देखिए, जैसे हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, वैसे ही पारंपरिक राजस्थानी की अपनी एक अलग लिपि है, जिसे महाजनी, मुड़िया या कामदारी कहते हैं। ये व्यापारियों और बही खातों में बहुत इस्तेमाल होती थी। शायद इसीलिए इसका एक नाम महाजनी पड़ा। चलिए, अब आखिर में राजस्थानी की सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा फैली हुई बोली यानी मारवाड़ी पर थोड़ा करीब से नजर डालते हैं। मारवाड़ी का जो गढ़ है वो है पश्चिमी राजस्थान, खास तौर पर जोधपुर और उसके आसपास का पूरा इलाका। ये इस पूरे क्षेत्र की मुख्य और सबसे प्रभावशाली बोली मानी जाती है। तो मारवाड़ी को राजस्थानी का स्टैंडर्ड बेरर या मानक वाहक क्यों माना जाता है? इसके पीछे कई वजह हैं। ये न सिर्फ क्षेत्रफल और बोलने वालों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी है, बल्कि इसका साहित्यिक रूप यानी डिंगल राजस्थान के ज्यादातर ऐतिहासिक साहित्य का आधार रहा है। इसी वजह से इसे राजस्थान की मानक बोली का दर्जा भी दिया जाता है। और जानते हैं, मारवाड़ी की अपनी दुनिया भी बहुत बड़ी है। इसकी खुद की भी कई उपबोलियां हैं, जैसे मेवाड़ी, शेखावाटी और बीकानेरी। ये तो सच में एक भाषा के अंदर भाषाओं का एक पूरा परिवार बसा हुआ है, जो इसकी समृद्धि को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। 71 बोलियों और इतने शानदार साहित्यिक इतिहास के साथ राजस्थानी भाषा का भविष्य क्या होगा? आज के इस आधुनिक दुनिया में ये खुद को कैसे विकसित करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस भाषा की गहरी जड़ों और इसकी कभी न खत्म होने वाली जीवंतता की हमेशा याद दिलाता रहेगा।